हमें फाइनल ईयर हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी? इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो कबूतर की जो आंत्र होती है उसमें जनरली हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ड्यूडेनम एंड सेकंड इज इलियम। ड्यूडेनम एंड सेकंड इज इलियम, ठीक है। तो पहली बात, जब हम लोग बात करें ड्यूडेनम के बारे में, तो ड्यूडेनम जो है वो यू आकार की संरचना में होता है, ठीक है। ड्यूडेनम कैसा होता है? आंत्र का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है और ये यू आकार में होता है। अब इस यू आकार की दोनों भुजाओं के बीच कुछ डक्ट आकर मिलती हैं, ठीक है। कौन आकर मिलती है? कुछ डक्ट आकर मिलती है। कौन कौन सी डक्ट होंगी? जैसे इसमें पहली होती है पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट से मतलब है अग्नाशय नलिका, ठीक है। वही दूसरी होती है आपकी बाइल डक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है पित्त नलिका, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें क्लास पैनक्रिएटिक डक्ट की, ठीक है, तो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो कहाँ से निकलती है? पैनक्रियास से। पैनक्रियास मतलब अग्नाशय से, ठीक है। और अग्नाशय से निकलने वाली पैनक्रिएटिक डक्ट होती है आपकी 3, ठीक है। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। वहीं जब हम लोग बात करें आपके बाइल डक्ट के बारे में, तो ये बाइल डक्ट जो है कहाँ से निकलती हैं? आपकी निकलती हैं लिवर से। लिवर मतलब यकृत से निकलती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि लिवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए, पाचक जो आपकी ग्रंथि है, ठीक है, हम लोग आहार नाल पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग पाचक डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को यहाँ पर ही समझा दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा में समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर भी हम क्या बताएंगे? इन्हीं पैनक्रियाज के बारे में और लिवर के बारे में बताना है, तो उस चीज को हम यहीं पर ही क्लियर कर देते हैं, समझिएगा। तो ये लिवर जो होता है क्लास, ठीक है, तो ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब द्विपालीयुक्त, ठीक है। द्विपाली में कौन कौन से हो जाते हैं? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। पहली बात तो ये कि राइट लोब जो है वो कबूतर में बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब, ठीक है ना। हमेशा जो राइट लोब है वो बड़ा होता है लेफ्ट लोब से। अब इन दोनों में से निकलने वाली एक एक नलिका वो क्या कहलाई जाती है? बाइल डक्ट कहलाई जाती है। तो कहने की बात ये है, पैनक्रिएटिक डक्ट तो होती है 3, लेकिन बाइल डक्ट होती है केवल 2, ठीक है। तो 2 बाइल डक्ट और 3 पैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ मिलती है जाकर? आपके ड्यूडेनम की इन दोनों शाखाओं के बीच में, ठीक है, जहां पर पैनक्रिएटिक डक्ट में भरा होता है अग्नाशयी रस, ठीक है, और बाइल डक्ट में भरा होता है आपका बाइल जूस, मतलब पित्त रस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पैनक्रियाज दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम जो है ये आगे जाकर किसमें खुलेगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे बड़ा जो भाग होता है जिसे हम बोलते हैं इलियम, ठीक है ना। किसमें खुलेगा? इलियम में जाकर खुलेगा। अब ये इलियम जो है वो कबूतर में आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना गया है, ठीक है ना। तो इसोफेगस इतना बड़ा भाग होता है ना कोई और, ये आपके आहार नाल में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यही इलियम में होता है, ठीक है। अब ये इलियम जो है
ये इसमें क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई समझते हैं ना आप लोग, हम लोग मानवों का में तो जानते हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, विलाई, जो क्या करती है, अवशोषण के लिए सरफेस बढ़ा देती है ना, एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देती हैं, अवशोषण सतह को बढ़ा देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोषक पदार्थ जो है वो अवशोषित किया जा सके। तो उसके लिए क्या चीज़, आपकी विलाई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें आपके विलाई के बारे में, तो विलाई के बीच में कुछ संरचना और पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन बोला जाता है। ये क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहेन कहाँ प्रेजेंट होती है, इन्हीं विलाई के बीच में। ठीक है ना। अब ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आगे जाकर खुलेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। पहली बात, इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम रेक्टम के नाम से भी जानते हैं। रेक्टम मतलब मलाशय। ठीक है ना, किस नाम से जानेंगे इसे हम, मलाशय के भी नाम से जानते हैं, जिसमें होता है अवशोषण का काम। ठीक है, और ये रेक्टम जो है आगे जाकर किसमें खुलता है, क्लोएका में खुलेगा। क्लोएका मतलब अवस्कर। चलिए अब हम बात करेंगे अवस्कर के बारे में क्लास। हाँ भाई, फाइनल ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बात करें आपके
किसके बारे में? आपके क्लोएका के बारे में। तो आपके अवस्कर में क्या होता है, कबूतर के अवस्कर में 3 पार्ट्स में विभक्त होता है। इसका अवस्कर जो है उसमें 3 पार्ट से विभक्त होता है। पहला क्रोप्रोडियम, नेक्स्ट यूरोडियम एंड थर्ड इज प्रोक्टोडियम। ठीक है ना, इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है इसका अवस्कर, जिनमें कोप्रोडियम एंड प्रोक्टोडियम ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन यूरोडियम ये थोड़ा सा छोटा पार्ट होता है इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है ना, इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने यूरोपोडियम के बहुत पास में ही प्रोक्टोडियम बना दिया गया, क्योंकि प्रोक्टोडियम जो है वो अवस्कर का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, इसीलिए। तो इसमें मेनली 3 पोर्शन डिवाइड होते हैं। इस प्रोक्टोडियम के ही आगे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बुर्सा ऑफ फैबेसियाई। क्या बोलते हैं? बुर्सा ऑफ फैबेसियाई। अगर आप लोगों को याद हो तो ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं बुर्सा ऑफ फैबेसियाई के बारे में, जब आप 3rd पेपर पढ़ते हैं जूलॉजी में, इम्यूनोलॉजी, उसमें पढ़ाया जाता है कि बुर्सा ऑफ फैबेसियाई आप लोग पढ़ते हैं कि लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, यही पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि ये जो लसिकाडू होते हैं लिम्फोसाइट, जिनमें से टी लिम्फोसाइट जो होता है, चाहे कोई भी लसिकाडू हो, हम तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी लसिकाडू हो, चाहे आरबीसी हो, ये कहाँ बनते हैं? उद्भव इनका कहाँ माना गया है? तो बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनती हैं आपकी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, एनी काइंड ऑफ आरबीसी, ये सब चीज बनती है आपकी बोन मैरो में। लेकिन बोन मैरो में बनने के बाद इनका जो परिपक्वन है वो अलग अलग जगह होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो हम टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, या हम बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते? तो एक्चुअली इन दोनों टर्म के पीछे कोई एक रीजन है, समझिएगा। जब हम बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट बनती तो आपकी बोन मैरो में है, लेकिन ये परिपक्वन के लिए जाती हैं कहाँ पर? टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं तो ये जाती है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, थायराइड में जाती है। लेकिन जब हम बात करें आपकी बी लिम्फोसाइट के बारे में, तो बी लिम्फोसाइट जो है बनती तो है बोन मैरो में, लेकिन ये परिपक्वन के लिए जाती है पक्षियों में। अगर हम बात करें तो पक्षियों में बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन जो है वो आपके बुर्सा ऑफ फैबेसियाई नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम बुर्सा की वजह से इसे हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, बुर्सा ऑफ फैबेसियाई की वजह से। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई पूछे कि हम बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन जो होता है वो ये बुर्सा होता है, बुर्सा ऑफ फैबेसियाई। ठीक है ना, लेकिन ये परेशानी कहाँ आती है कि बुर्सा ऑफ फैबेसियाई सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में ही पाई जाती है, हम मैमल्स में अनुपस्थित होती है, ये हम लोगों में नहीं पाई जाती। लेकिन हम लोगों में अगर बुर्सा ऑफ फैबेसियाई नहीं है तो हम लोगों में ऐसी क्या चीज है जहां पर बी लिम्फोसाइट परिपक्वन के लिए जाती हैं? ये कोशिकाएं अपरिपक्व अवस्था में होती हैं, जब यहाँ बनती हैं बोन मैरो में, तो परिपक्वन के लिए कहाँ जाती हैं? तो आप पक्षियों की बुर्सा ऑफ फैबेसियाई और हम लोगों की स्प्लीन, स्प्लीन मतलब प्लीहा, ये दोनों इक्वल होती हैं, इन दोनों का फंक्शन इक्वल माना गया है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों में जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो बनती तो बोन मैरो में, लेकिन परिपक्वन आपके मेनली स्प्लीन में हुआ करता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह बनती हैं, जैसे यकृत हुआ और भी जगह बनती है, लेकिन परिपक्वन जो है उनका मेनली स्प्लीन में, प्लीहा में ही हुआ करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था क्लोए का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को ये बुर्सा बताना था, क्योंकि बुर्सा ऑफ फैबेसियाई सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में ही पाई जाती है।
ठीक है, जिसमें आपका बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन हुआ करता है। ठीक है, अब ये जो आपका क्लोएका होता है आगे की तरफ किसमें खुलता है जाकर, क्लोएका अपर्चर में जाकर खुलेगा, जिसके द्वारा आपका जो भी एक्सक्रीटरी उत्सर्जित पदार्थ होता है बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है क्लोएकल अपर्चर के अवस्कर छिद्र के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ रहा है फाइनल ईयर? क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है आपका कबूतर। चलिए, अब इतना टाइम नहीं कि इसमें डायग्राम बनाया जाए दोबारा, इधर ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस में एंट्री करने से पहले क्या चीज होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं गलेट। ठीक है ना, और गलेट जो है उससे पहले क्या पाया जाता है, ग्लॉइटिस नाम की संरचना। ठीक है, तो पहले ग्लॉइटिस, फिर गलेट, गलेट से होता हुआ भोज्य पदार्थ ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से होता हुआ क्रॉप में जाएगा, क्रॉप में बनता है कबूतरी मिल्क। क्या बनता है, कबूतर मिल्क, मतलब कबूतर दूध बनता है, जिसको कौन नियंत्रित करता है, आपकी पीयूष ग्रंथि की लैक्टोजेनिक हार्मोन उसको नियंत्रित करती है। और जनरली ये किसमें पाए जाते हैं, नर मादा दोनों में पाए जाते हैं। क्रॉप का काम क्या होता है, इसमें बनने वाला कबूतर दूध वो अपने नवजात शिशुओं को देते हैं और उनकी परवरिश में वो मदद करते हैं। वही क्रॉप से बाद में आपका ईसोफेगस मतलब ग्रसिका फिर से नलिकाकार हो जाती है, पहले नलिकाकार होती है, उसके बाद फिर थैलेनुमा संरचना, उसके बाद फिर से आपकी नलिकाकार हो जाती है और नलिकाकार ईसोफेगस जाकर मिलती है स्टमक में, आमाशय में। आमाशय के मेनली दो भाग होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। प्रोवेंट्रिकुलस अपने राइट साइड से स्प्लीन के किससे मिलता है, आपके पेरिटोनियल लेयर से मिलता है। लेकिन जब हम बात करें आपके गिजार्ड की, तो गिजार्ड में कुछ पत्थर पाए जाते हैं जो किससे मदद करते हैं, भोज्य पदार्थ को पीसने में, उनको ग्रिंड करने में मदद करते हैं। लेकिन गिजार्ड की जो भित्ति होती है बहुत ज्यादा मस्कुलर होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है ना। लेकिन इसकी जो ल्यूमेन होती है, इसकी गिजार्ड की जो आपकी ल्यूमेन होती है, गुहा होती है, वो संकरी होती है, नैरो होती है, जिसमें पत्थर भरे रहते हैं जो कभी कभी उसके द्वारा निगल लिए जाते हैं कबूतर के द्वारा, जो बाद में ग्रिंड का काम करती है ना। और ग्रिंड का काम करने की वजह से ही हम गिजार्ड को किस नाम से जानते हैं, ग्रिंडिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये गिजार्ड आगे जाकर मिलता है ड्यूडेनम से। ये ड्यूडेनम यू आकार की एक संरचना होती है। जो ड्यूडेनम जो है किसका मेन पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो ही मेन पोर्शन है, ड्यूडेनम एंड इलियम। जब हम बात करें आपके ड्यूडेनम की, तो ये यू आकार की संरचना होती है, जिसमें आकर कुछ डक्ट आकर मिलती हैं, जिसमें से 3 डक्ट होती हैं आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट, मतलब अग्नाशयी नलिका, जिनमें से क्या पैनक्रियाज में बनने वाला जो रस होता है, पैनक्रियाज अग्नाशयी रस, वो आकर ड्यूडेनम में मिलता है। वहीं इसमें और भी डक्ट आकर मिलती हैं जो यकृत से निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बाइल डक्ट, मतलब पित्त नलिका, जो यकृत में बनने वाले पित्त रस को कहाँ, ड्यूडेनम में लाके डालती हैं। जो आपका लिवर होता है बाइलोब्ड होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है हमेशा लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा निकलने वाली डक्ट जो है कहाँ जाएंगी, आपके इसी ड्यूडेनम में जाती हैं, जहां पर आपके लिवर में से 2 और पैनक्रियाज में से 3 डक्ट निकलती हैं। ठीक है, अब ये आगे जाकर किसमें मिलेगा, इलियम में मिलता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, जिसमें क्या होता है, अवशोषण के लिए विलाई उपस्थित होते हैं। विलाई वाली जगह पर कुछ संरचनाएं और पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लिवर क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन, या फिर लिवर कोहन की क्रिप्ट, आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन प्रेजेंट होती हैं, जो क्या काम करती हैं, अवशोषण का सरफेस का एरिया बढ़ा देती हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर मिलती हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब मलाशय। मलाशय जो है आगे जाकर मिलता है क्लोएका में।
क्लोएका में क्या उपस्थित होते हैं? 3 चैम्बर, प्रोटोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम सबसे बड़ा इसका लेयर होता है। इसके सामने उपस्थित होती है बुर्सा ऑफ फैब्रिसियाई। बुर्सा ऑफ फैब्रिसियाई में लसीकार्डू का क्या होता है? परिपक्वन होता है। ये बाद में क्लोएका आपके क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। भोज्य पदार्थ जो क्लोएका में पहुंचता है वो इस क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही क्लास आज कबूतर के आहार नाल के बारे में। चलिए इसके बाद हम कल बात करेंगे।